भारत का एक ऐसा डकैत जिसे पकड़ने के लिए विदेश से बुलाए गए अफसर के लीडरशिप में 300 जवानों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई। इस टीम में 50 खास घुड़सवार भी शामिल किए गए, क्योंकि वो घोड़े पर सवार हो गया तो फिर किसी के हाथ नहीं आता था। उसके ऊपर कितनी ही कहानियां और किताबें लिखी जा चुकी है। भारत में ही नहीं, हॉलीवुड तक में उस पर फिल्म बन चुकी है। आज मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है डाकू सुल्ताना। ये कहानी है आज से लगभग 120 साल पहले की, जब हमारा देश गुलाम था और यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था। मुरादाबाद का सुल्ताना डाकू, जो 17 साल की उम्र में ही डकैत बन गया था और 22 साल होते होते उसका इतना आतंक हो गया था कि उसके नाम से ही लोग डरने लगे थे। उसने अनेकों दुर्दांत डकैती की थी, फिर भी लोग उसे डकैत नहीं मानते थे, क्योंकि वो अमीरों से माल लूट कर गरीबों में बांट देता था। लोगों के लिए तो वो किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। छोटे कद और सांवले रंग के डाकू सुल्ताना का खौफ इतना था कि उसके डर से अंग्रेज सिपाही और अफसर तक अपना रास्ता बदल लेते थे। और अगर मान लीजिए कि गलती से भी किसी सिपाही का सामना डाकू सुल्ताना से हो गया, तो वो करते क्या थे कि अपना हथियार उसे सौंप कर भाग जाते थे। सुल्ताना का जन्म 1901 में हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत थी और अंग्रेज ने उस समय देश में धर्मांतरण का सिलसिला जो है एकदम तेज कर दिया था। अंग्रेजी सैनिक हमारे लोगों को थोड़ा सा लालच देकर या फिर अपने बल का इस्तेमाल करके एकदम ईसाई धर्म में वो कन्वर्ट करने पर लगे थे। अंग्रेजों के इसी दुष्चक्र में फंसकर सुल्ताना के नाना ने भी उसे अंग्रेजों के कैंप में भेज दिया। वहाँ सुल्ताना ने देखा कि अंग्रेज आम लोगों को पीट पीट कर उनसे धर्म बदलवाने को कह रहे हैं। सुल्ताना को ये सब इतना बुरा लगा कि वो तुरंत कैंप छोड़कर वहाँ से भाग गया। इस घटना से 17 साल के सुल्ताना के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी नफरत पैदा हो गई कि उसने बगावत का रास्ता चुन लिया और हल्द्वानी नजीबाबाद के जंगल में रहने लगा। सुल्ताना शुरुआत में तो छोटी मोटी वारदातें करता था। उसे एक मुठभेड़ में गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन सुल्ताना को ज़्यादा दिनों तक वो जेल में नहीं रख पाए। वो जेल तोड़कर भाग गया। जेल से निकलने के बाद सुल्ताना ने अपना एक गिरोह बना लिया और लूटपाट करना शुरू कर दिया। उस समय अंग्रेज गवर्नर देहरादून में बैठा करता था और देहरादून जाने का रास्ता जो है वो नजीबाबाद के उसी जंगल से होकर गुजरता था जहां पर सुल्ताना डाकू का गढ़ हुआ करता था। उसने वहां पर अपना ठिकाना बना रखा था। तो होता ये था कि जब भी अंग्रेज सिपाही खजाने से भरी गाड़ियां लेकर वहां से निकलते थे तो सुल्ताना उन्हें लूट लेता था। इसके अलावा सुल्ताना ने उन जमींदारों और व्यापारियों को भी चुन चुन कर लूटना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों का साथ देते थे। सुल्ताना अंग्रेजों, जमींदारों और व्यापारियों से लूटे हुए माल का एक हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांट देता था। इसके अलावा सुल्ताना जिस भी दुकानदार से कोई भी सामान खरीदता था तो उसको उसकी कीमत वो दुगनी देता था। इन्हीं सभी वजह से सुल्ताना लोगों के दिलों पर राज करने लगा और लोग उसके दीवाने हो गए थे। अंग्रेजी पुलिस सुल्ताना को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी, लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद भी उनको सुल्ताना का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सुल्ताना का हौसला बढ़ता गया और वो अंग्रेजों की पूरी ट्रेन लूटने लगा। देश में उसकी दिलेरी के चर्चे होने लगे। साल 1920 आते आते नजीबाबाद से लेकर हरिद्वार और बिजनौर से लेकर कुमाऊं तक उसके नाम का डंका बजने लगा। अच्छा, सुल्ताना की एक खासियत ये भी थी कि वो अपने मुंह के अंदर ना चाकू छिपा लिया करता था और चाकू होने के बावजूद भी वो अच्छे तरीके से लोगों से बात करता था। फिर वक्त आने पर वो वही चाकू मुंह से निकालकर किसी का भी गला रेत देता था। इसके अलावा वो जिसके भी यहाँ डकैती डालने वाला होता था उसको वो पहले ही चिट्ठी भिजवा दिया करता था। चिट्ठी में लिखा होता था कि वो डकैती कब करेगा, किस तारीख को और किस समय में करेगा, वो सब कुछ लिखा होता था। सबको पता होता था कि डकैती होने वाली है, फिर भी सुल्ताना डाकू तय तारीख और तय समय पर ही हर हाल में बिना चूके डकैती डाल ही देता था। सुल्ताना के मुखबिर और गांव वालों की मदद के वजह से अंग्रेज सरकार उसे पकड़ने में कामयाब कभी भी नहीं हो पा रही थी। सुल्ताना जिस जंगल में रहता था उसमें एक पुराना किला था।
उसने इसी वीरान किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। परेशान होकर अंग्रेज ने मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया, जो कि जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे। ये वही जिम कॉर्बेट है जिनके नाम पर आज भी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है। लेकिन सुल्ताना को पकड़ने की जिम कॉर्बेट की कोशिश भी बेकार हो गई। उल्टा तो एक बार सुल्ताना ने जिम कॉर्बेट को ही पकड़ लिया। वो चाहता तो जिम कॉर्बेट को मार भी देता, लेकिन उसने जिम कॉर्बेट को मारा नहीं, उसे जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि सुल्ताना एक ऐसे डाकू के रूप में जाना जाता था जो बहुत ही मजबूरी में ही किसी की हत्या करता था, जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था। बाकी जिम कॉर्बेट की असफलता के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे जाबाज अफसर फ्रेडी यंग को इंग्लैंड से भारत बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग के नेतृत्व में 300 जवानों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए ये तब की सबसे बड़ी टीम थी। 300 की टीम में 50 खास घुड़सवार भी शामिल किए गए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि डाकू सुल्ताना और उसका गिरोह जो है घोड़ा पर ही चलता था। फ्रेडी यंग के साथ सुल्ताना की भी मुठभेड़ हुई। फ्रेडी यंग भी सुल्ताना के घेरे में फंस गया, जैसे पहले जिम कॉर्बेट फंसा था। लेकिन जिम कॉर्बेट की तरह ही सुल्ताना ने उसे भी, फ्रेडी यंग अंग्रेजी जो अफसर था, उसको भी जिंदा ही छोड़ दिया। इसी बीच अंग्रेजों को पता चला कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिर हैं। मतलब सुल्ताना ने अपने मुखबिरों का एक ऐसा जाल फैलाया था जिससे उसे पल पल की खबर मिलती थी। और उसका जो ये मुखबिर का नेटवर्क था वो पुलिस विभाग में भी फैला हुआ था। अंग्रेजों के पुलिस विभाग में सुल्ताना का मुखबिर का नेटवर्क था और यहीं से उसे हर खबर भी मिल जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत को यह भी पता चल गया कि मनोहर लाल नाम का एक पुलिस अधिकारी है जो सुल्ताना तक विभाग की सारी जानकारियां पहुंचा देता है। इसलिए उस वक्त उसे ट्रांसफ़र देकर कहीं दूर दराज के इलाके में भेज दिया, ताकि आगे कोई खबर वो सुल्ताना तक ना पहुंचा दे, जिससे कि वो पुलिस के आने से पहले ही अपना बचाव कर ले। इसके बाद सुल्ताना को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उसका ही तरकीब अपनाया। यंग नाम के जो ये अंग्रेजी अफसर थे, उन्होंने सुल्ताना के एक खास आदमी अब्दुल रजाक को अपने साथ मिला लिया। सुल्ताना अब्दुल रजाक पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया करता था। एक दिन अब्दुल रजाक ने सुल्ताना को विश्वास में लेकर एक ऐसे जगह पे बुला लिया जहां पर पुलिस पहले से ही छिपी हुई थी। सुल्ताना जैसे ही वहां पहुंचा, उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और अपने काबू में ले लिया। सुल्ताना ने अपने राइफल से गोली चलाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले इतने थे कि उससे उसका राइफल छीन लिया। इसके बावजूद भी सुल्ताना वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का एक जो कांस्टेबल था, उसने सुल्ताना डाकू के पैर पर राइफल के बट से इतने तेज मारा कि वो वहीं गिर गया। और कुछ इस तरह सुल्ताना तमाम नाकाम कोशिश के बाद इस बार पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया। पूरे मिशन में जिम कॉर्बेट ने भी फ्रेडी यंग की मदद की थी, उस अंग्रेज अफसर की, क्योंकि वो जिम कॉर्बेट ही थे जिनको जंगल के चप्पे चप्पे का नॉलेज था। फिर बाद में गिरफ्तारी के नैनीताल की अदालत में सुल्ताना डाकू और उसके बाकी साथियों के ऊपर मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के लिए वो एक खूंखार डाकू थे। हो भी क्यों ना, उन्होंने खूब खजाना लूटा अंग्रेजों का। बाद में सुल्ताना को उसके बाकी साथियों के साथ हल्द्वानी के जेल में ही 7 जुलाई 1924 को फांसी पर लटका दिया गया। भले ही अंग्रेजी अफसर फ्रेडी यंग और मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने मिलकर सुल्ताना डाकू को पकड़ा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व से वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे फांसी देने का खूब विरोध किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सुल्ताना भी नहीं चाहता था कि उसका 7 साल का बेटा उसके तरह ही डाकू बने। इसलिए फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की इच्छा अनुसार उसकी मौत की सज़ा के बाद उसके बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड से लौटकर उसने IAS का एग्जाम पास किया और पुलिस विभाग का एक उच्च अधिकारी बना। सुल्ताना के मौत के बाद उसे याद करते हुए जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माई इंडिया में लिखा कि मैं चाहता था कि उसे भेड़िया पहनाकर उन लोगों के सामने ना ले जाया जाए जो कि उसके जीते जी उसके नाम से थर्राते थे।
मैं ये भी चाहता था कि उसे मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा भी दे सकता था। वो इंडिया का रॉबिन हुड था। उसने अपनी ज़िंदगी में एक भी गरीब को नहीं लूटा। वो हमेशा गरीबों का सहारा बना। हालांकि ये बात तो जिम कॉर्बेट ने लिखी, बाकी सुल्ताना के मौत के बाद भी कहानियाँ, नौटंकी और लोकगीतों में उसका असर रहा है। साल 1972 में सुल्ताना डाकू नाम की एक सुपरहिट फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म में अभिनेता दारा सिंह ने सुल्ताना का किरदार निभाया था। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी सुल्ताना के जीवन पर एक फिल्म बनी थी। उसका नाम है द लॉन्ग वेल। क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर हाँ, तो आप सुल्ताना डाकू के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इस डाकू के बारे में पता चले जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कभी लड़ता था। बाकी हम ऐसे ही कहानी को लेकर आपके पास आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।